My dear students, once again welcome to all of you. Students, according to your watching time, a very good morning, a very good afternoon and a very good evening. Student, लास्ट लेक्चर में हम लोग प्रश्न संग्रह 2.6 हल कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 6 प्रश्न हल कर लिया था। तो आज इस लेक्चर में हम लोग 7वें प्रश्न और उसके आगे के प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा 7वां प्रश्न क्या है। तो 7वां प्रश्न यहाँ कॉर्नर में दिख रहा है। तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो वीडियो को रोक करके पहले आप प्रश्न को नोट कर लीजिए। तो देखते हैं 7वां प्रश्न क्या है। किसी नदी में नाव से प्रवाह के विपरीत 36 किलोमीटर जाकर वापस उसी स्थान पर आने में प्रतीक को 8 घंटे लगते हैं। यदि शांत पानी में नाव का वेग 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नदी के प्रवाह का वेग ज्ञात करो। तो प्रश्न ऐसा है, किसी नदी में नाव से प्रवाह के विपरीत 36 किलोमीटर जाकर उसी स्थान पर आने में प्रतीक को 8 घंटे लगते हैं। प्रतीक नदी में नाव से यात्रा कर रहा है, प्रवाह के विपरीत कितना किलोमीटर? 36 किलोमीटर जाकर वापस उसी स्थान पर आने में प्रतीक को कुल कितना लगता है? 8 घंटे लगते हैं। यदि शांत पानी में नाव का वेग मतलब चाल, नाव का वेग कितना? शांत पानी में कितना है नाव का वेग? 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नदी के प्रवाह का वेग ज्ञात कीजिए। तो आइए प्रश्न को पहले हम लोग ऐसे रफली समझते हैं। मान लीजिए ये आपका नदी है, ये कोई नदी है और इस नदी में पानी का प्रवाह, किसका? पानी का प्रवाह मतलब धारा। पानी की धारा किधर है? इस दिशा में है। पानी का प्रवाह किस दिशा में हो रहा है? ये हमने यहां पर दिशा बना दिया, ये पानी का प्रवाह इस दिशा में हो रहा है। अब प्रतीक जो है वो नदी में किससे? नाव से प्रवाह के विपरीत दिशा में कितना किलोमीटर जाकर वापस आता है? 36 किलोमीटर जाकर वापस उसी स्थान पर आता है और उसको 36 किलोमीटर जाने में और 36 किलोमीटर वापस आने में कुल मिलाकर कितने घंटे लगते हैं? 8 घंटे लगते हैं। अच्छा, तो पहले किधर जा रहा है? प्रवाह के विपरीत दिशा में। माना प्रतीक जो है यहां बिंदु ए से अपनी यात्रा शुरू कर रहा है। ये आपकी एक नदी है, इस नदी में पानी का प्रवाह इधर है, पानी इधर बह रहा है, इस दिशा को पानी बह रहा है। अब प्रतीक जो है यहां स्थान ए से, पानी में कोई स्थान हमने ले लिया, कोई बिंदु ले लिया, ये बिंदु ए से पानी की विपरीत दिशा में, पानी का प्रवाह इधर है, विपरीत दिशा मतलब इधर कितना किलोमीटर आके? 36 किलोमीटर। माना बी पे आ गया, कौन से बिंदु पर आ गया? बी पर। तो ये दूरी कितना हो गई? 36 किलोमीटर आकर वापस उसी स्थान पर जाने में कुल कितने घंटे लगते हैं? 8 घंटे लगते हैं। प्रतीक अपनी यात्रा को नाव से शुरू कर रहा है, बिंदु ए से शुरू कर रहा है, ए से शुरू होकर बी पे आया, कितने किलोमीटर आया? 36 किलोमीटर। फिर वापस इसी स्थान पर गया, कौन से स्थान पर? जहां से यात्रा शुरू किया था। तो कुल मिलाकर के उसको कितने घंटे लगते हैं? 8 घंटे लगते हैं। और यदि शांत पानी में नाव का वेग 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नदी के प्रवाह का वेग ज्ञात कीजिए। प्रवाह का वेग, ये प्रवाह का वेग मतलब पानी कौन से वेग से बह रहा है, कौन से चाल से बह रहा है। अच्छा, तो अगर कभी आप नाव में बैठे हैं तो आप इसको और अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं। जब हम कभी नदी में नाव में बैठते हैं तो जब हमारी नाव पानी की ही दिशा में जाती है तो हमारा वेग बढ़ जाता है, और जब हमारी नाव पानी के बहाव के विपरीत दिशा में आती है तो उसका चाल, उसकी वेग कम हो जाता है। बात समझ में आ रही क्या? अच्छा, तो ये बात आपको समझ में आ गई। प्रतीक जो है कौन से स्थान से? बिंदु ए से कहां पे आता है? बिंदु बी।
प्रवाह के विपरीत दिशा में कितना किलोमीटर आए, 36 किलोमीटर आए, फिर वापस उसी स्थान पे पहुंचा, मतलब 36 किलोमीटर विपरीत दिशा में आए और 36 किलोमीटर प्रवाह की दिशा में गया। कुल इस यात्रा में प्रतीक को कुल कितने घंटे लगे, 8 घंटे लगे। और यदि शांत पानी में नाव का वेग 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नदी के प्रवाह का वेग ज्ञात कीजिए। किसका वेग ज्ञात करना? नदी के प्रवाह का। प्रवाह मतलब धारा। नदी में जो पानी की धारा है, जो पानी का प्रवाह है, उसका वेग ज्ञात करना है। तो माना नदी में प्रवाह का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा है। बात समझ में आई क्या? हमने क्या मान लिया? अच्छा, नाव की चाल यहां पर मानने की जरूरत नहीं है। नाव का वेग हम लोग नहीं मानेंगे क्योंकि शांत जल में नाव का वेग दिया है। कितना दिया है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तथा नाव का वेग किसमें? शांत जल में। शांत जल में कितना है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। बात समझ में आई क्या? अब एक चीज यहां समझना बहुत जरूरी है कि जब नाव प्रवाह की दिशा में बहेगी तो दोनों की चाल को जोड़ देना है, और जब विपरीत दिशा में बहेगी तो घटा देना है। प्रवाह के विपरीत दिशा में नाव का वेग, बताओ नाव का वेग कितना हो जाएगा? प्रवाह के विपरीत दिशा, समझ रहे हैं क्या? प्रवाह के विपरीत दिशा में पानी इधर बह रहा है, नाव इधर आ रही, तो चाल को माइनस कर देंगे तो चाल कितनी हो जाएगी? तो चलिए इसको मैं यहां से रफ कर दे रहा हूं। तो यहां पर क्या लिखा हमने? प्रवाह के विपरीत दिशा में नाव का वेग कितना हो जाएगा? प्रवाह के विपरीत नाव का वेग शांत जल में कितना है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और प्रवाह का वेग कितना है? x। तो इसमें से माइनस कर दिया, 12 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आई क्या? 12 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। तथा प्रवाह की दिशा में नाव का वेग कितना हो जाएगा? 12 धन x किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आई क्या? जब नाव प्रवाह के विपरीत दिशा में जाएगी तो प्रवाह का वेग माइनस शांत जल में नाव का वेग। एक कॉन्सेप्ट आप दिमाग में अच्छे से बैठा लो। नाव विपरीत दिशा में जा रही है तो दोनों की चाल को माइनस करेंगे, और जब एक ही दिशा में पानी इधर बह रहा है, नाव भी इधर जा रही है, तो दोनों की चाल जोड़ देंगे, वो नाव की चाल हो जाएगी। बात समझ में आई क्या? अगर आप अनुभव करेंगे, अगर आप कभी नाव में बैठे होंगे तो आपको एहसास होगा, आप इमेजिन कर सकते हो कि जब हमारी नाव पानी की दिशा में बहती है तो लगता है कि बहुत तेज बह रही है। तो उस कंडीशन में क्या होता है? नाव की चाल और प्रवाह की चाल दोनों जुड़ जाती है, और जब विपरीत दिशा में आते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी नाव बहुत धीरे धीरे चल रही है। तो ऐसी दिशा में क्या होता है? नाव की चाल में से माइनस कर देते हैं प्रवाह की चाल। बात समझ में आई क्या? अब प्रतीक क्या कर रहा है? 36 किलोमीटर विपरीत दिशा में और 36 किलोमीटर वही स्थान पे वापस जाता है। बात समझ में आई क्या? तो दोनों समय मिलाकर कितना लगता है उसको? 8 घंटे। प्रतीक को प्रवाह की दिशा में 36 किलोमीटर जाने में लगा समय। प्रतीक को प्रवाह की दिशा में,
अभी विपरीत दिशा नहीं लिया, प्रवाह की दिशा में जाने में कितना समय लगेगा। तो ऐसे हमने बताया था, यहां माना बिंदु ए है, यात्रा यहां से शुरू किया, यहां पे आ गया बी पे, फिर इधर आ गया, तो प्रवाह की दिशा हमने इधर लिया। जब प्रवाह की दिशा में जाएगा तो उसको कितना समय लगेगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। तो दूरी कितना है, दूरी कितना है 36 किलोमीटर। अच्छा, जब प्रवाह की दिशा में जा रहा है, किधर, प्रवाह की दिशा में, तो नाव की चाल क्या हो जाएगी, ये देखो प्रवाह की दिशा में नाव का वेग कितना हो जाएगा, 12 धन यक्स। बात समझ में आई क्या, इतना घंटे उसको लगेगा, किसको, प्रतीक को। कब इतना घंटे लगेगा, जब वह प्रवाह की दिशा में 36 किलोमीटर जाएगा। तो यहां पर कौन सा सूत्र हमने लगाया, समय बराबर दूरी बटे क्या होता है 4। बात समझ में आ गई क्या। तथा प्रतीक को, किसको, प्रतीक को। अब किधर जाएगा, प्रवाह के विपरीत, प्रवाह के विपरीत 36 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 36 किलोमीटर जाने में लगा समय। प्रवाह के विपरीत अभी जा रहा है, तो प्रवाह के विपरीत दूरी तो वही है, कितना है 36 किलोमीटर। लेकिन जब वह प्रवाह के विपरीत जा रहा है, प्रवाह के विपरीत, तो उसका नाव का वेग कितना हो जाएगा, 12 माइनस यक्स। इतना घंटे उसको लगेगा। बात समझ में आई क्या। हमने क्या निकाल लिया, जब प्रतीक प्रवाह के विपरीत दिशा में जा रहा है तो कितना घंटे लग रहे हैं, और प्रवाह की दिशा में जब जा रहा है तो कितना घंटे लग रहे हैं, और दोनों समय मिलाकर कितना होना चाहिए, 8 घंटे। प्रश्न में क्या दिया है, किसी नदी में नाव से प्रवाह के विपरीत दिशा 36 किलोमीटर जाकर वापस उसी स्थान पर आने में प्रतीक को कुल मिलाकर कितने घंटे लगते हैं, 8 घंटे लगते हैं। तो आइए अब इसके बाद क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। तो यहां आप ऊपर लिख लीजिए, मैं यहां से रब कर दे रहा हूं। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या दिया है, प्रतीक को कुल कितने घंटे लगते हैं, 8 घंटे लगते हैं। तो मतलब ये विपरीत दिशा में कितने घंटे लगे, विपरीत दिशा में कितना घंटे लगे, और प्रवाह की दिशा में जाने में कितने घंटे लगे। ये देखो 36 बटे कितना, 12 धन यक्स। यह समय प्लस यह समय 36 बटे 12 माइनस यक्स, दोनों मिला के कितने घंटे होने चाहिए, 8 घंटे होने चाहिए। यही तो प्रश्न दिया है। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। यहां देखो दोनों में 36 कॉमन है क्या, तो 36 कॉमन ले लिया, बचा क्या, 1 बटे 12 धन यक्स। यहां इसमें से 36 कॉमन लिया, ये मतलब कितना है, 36 गुणे 1 है ना, 36 कॉमन ले लिया तो 1 बटे 12 धन यक्स। इसमें 36 कॉमन ले लिया तो यहां कितना बच जाएगा, 1 बटे 12 माइनस यक्स बराबर कितना हो गया, 8। तो इस 36 को बराबर के इधर करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 बटे 36। अच्छा, इसको हल कर लेते हैं, दोनों क्या है, भिन्न है। तो 12 धन यक्स गुणे 1 कितना आ गया, 12 माइनस यक्स गुणे 1 कितना आ जाएगा, 12 माइनस यक्स, प्लस 12 धन यक्स गुणे 1 कितना आ जाएगा, 12 धन यक्स, बटे ये दोनों का गुणनफल 12 धन यक्स यहां गुणे 12 माइनस यक्स। तो हर में देखिए, अंश में देखिए, प्लस यक्स माइनस यक्स से कट गया, 12 धन 12 कितना हो जाएगा, 24 बटे ये देखो सूत्र है क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कौन सा सूत्र यहां पर लग रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बताओ सूत्र क्या होता है। यहां आगे हम लोग इसका सूत्र लिख देंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर कितना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पर यहां क्या है, 12 का स्क्वायर कितना, 144, यक्स का वर्ग कितना, यक्स का वर्ग। ये देखो 8 बटे 36 से 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 नवाई कितना हो गया, 36। तो 2 बटे कितना आ गया, 9 आ गया। तो क्या करूं, अब इसका तिर्यक गुणा कर दूं,
तो 2 का गुणा इससे, 24 का गुणा इससे। बात समझ में आ रही क्या? तो 2 को हम लोग इधर कर लेंगे, तो चलिए 2 को इधर कर लेते हैं। दो गुणे माइनस एक्स स्क्वायर से 144 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 24 गुणे कितना हो गया 9, 24 गुणे हो गया 9, तो यहां पर कितना आया 144 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 24 गुणे 9। तो ये 2 का हमने गुणा नहीं किया, ये 2 का गुणा नहीं किया, 2 को इधर कर देंगे, बटे 2 हो जाएगा, तो ये देखो कट गया, कितना आ गया 12 आ गया। तो यहां हो गया 144 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 12 9 कितना हो गया 108। बात समझ में आ गई क्या? अच्छा, अब इसको 144 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना 108, तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 108। इस संख्या को प्लस है इधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा माइनस हो गया 144। तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना 108 में से 144 घटाएंगे, घटेगा क्या? नहीं घटेगा, मतलब एक संख्या प्लस में है, दूसरी संख्या किसमें माइनस में। और हम जानते हैं जब संख्याओं का चिन्ह विपरीत होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं, लेकिन चिन्ह किसका लिखते हैं बड़ी संख्या का। तो ये बड़ी संख्या, इसका चिन्ह क्या हो गया माइनस। 144 में 108 घटा दिया, कितना आ जाएगा 36। बात समझ में आई क्या? दोनों ओर देखो, माइनस पहले माइनस कट गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना 36, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस 6। मतलब यहां पर क्या ले लिया वर्गमूल लेने पर, यहां पर आगे हम लोग क्या लिख देंगे वर्गमूल लेने पर। अब देखो x का मान क्या आया, x बराबर 6 या x बराबर -6। बात समझ में आई क्या? यहां पर x के कितने मान मिल गए, x के 2 मान मिल गए, x बराबर कितना 6 और x बराबर क्या -6। अब देखना है कि दोनों मानों में से कौन सा मान संगत है। ऐसा तो नहीं है कि दोनों मान संगत है, ऐसा तो नहीं है कि दोनों मान असंगत है, ऐसा तो नहीं है कोई एक मान संगत है बाकी दूसरा मान असंगत है। इसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमने माना था, हमने क्या माना था, माना प्रवाह का वेग, प्रवाह का वेग हमने माना था, क्या माना था x किलोमीटर प्रति घंटा। वेग, वेग मतलब चाल, तो चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए x बराबर -6 नहीं हो सकता, तो x बराबर क्या होगा 6 होगा। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे, तो चलिए इधर मैं रफ कर दे रहा हूं, यहां आप इसको नोट कर लेना। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, चूंकि वेग ऋणात्मक नहीं होता है, चूंकि वेग, वेग मतलब क्या चाल, चाल क्या नहीं होती ऋणात्मक, चाल या वेग ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए x का मान क्या नहीं हो सकता -6, ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा x का मान, x का मान 6 होगा। तो फिर लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः प्रश्न में कैसे पूछा है, प्रश्न में नदी के प्रवाह का वेग ज्ञात कीजिए, तो क्या लिखेंगे, अतः नदी के प्रवाह, नदी के प्रवाह का वेग कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। बात समझ में आई क्या? अरे यही तो हमने माना था ना ऊपर, माना नदी के प्रवाह का वेग कितना x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो x का मान आ गया 6, अतः नदी के प्रवाह का वेग कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। बात समझ में आ गई क्या? तो चलिए इसको अब नोट कर लीजिए और देखते हैं अगला प्रश्न। तो आइए बच्चों, अभी हम लोग देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न यहां कॉर्नर में दिख रहा होगा। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक से लिख लीजिए, या तो फिर वीडियो को पॉज करके यहां से आप लिख लीजिए। तो प्रश्न क्या है, किसी काम को पूरा करने के लिए पिंटू को नीसू से 6 दिन अधिक लगते हैं, दोनों मिलकर वही काम 4 दिन में कर लेते हैं। उस काम को अकेले पूरा करने के लिए प्रत्येक को कितने दिन लगेंगे। तो बच्चों यहां पर 2 लोग हैं, एक पिंटू तथा दूसरा कौन है नीसू है।
किसी काम को पूरा करने के लिए पिंटू को नीसू से 6 दिन अधिक लगते हैं। तो आइए पहले प्रश्न को हम लोग रफली समझ लेते हैं। कौन कौन से दो लोग हैं? एक है पिंटू और एक पिंटू और दूसरा कौन है? नीसू। तो प्रश्न किस तरह से दिया है? किसी काम को पूरा करने के लिए पिंटू को नीसू से 6 दिन अधिक लगते हैं। पिंटू को नीसू से 6 दिन अधिक लगते हैं। मतलब अगर सोचो नीसू को 10 दिन लगता है तो पिंटू को कितना दिन लगेगा? 16 दिन, क्योंकि पिंटू को कितना दिन अधिक लगता है? 6 दिन अधिक लगता है। अच्छा, अगर हम लोग ये मान लें कि माना नीसू एक काम को कितने दिन में करती है? x दिन में करती है, तो किसको अधिक समय किसको लग रहा है? पिंटू को। किसी काम को पूरा करने के लिए पिंटू को नीसू से 6 दिन अधिक लगते हैं। पिंटू को नीसू से 6 दिन अधिक लगते हैं। हमने क्या मान लिया? माना नीसू किसी एक काम को x दिन में करती है। बात समझ में आई क्या? माना नीसू एक काम को कितने दिन में करती है? x दिन में करती। अच्छा, तो इसलिए पिंटू उसी काम को कितने दिन में करेगा? x धन 6 दिन में करेगा। बात समझ में आई क्या? दोनों मिलकर वही काम 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। उस काम को अकेले पूरा करने के लिए प्रत्येक को कितने दिन लगेंगे? तो बात समझ में आ गई क्या? प्रश्न समझ में आ गया क्या? प्रश्न किस तरह से है? पिंटू और नीसू। पिंटू को 6 दिन अधिक लगते हैं किसकी तुलना में? नीसू की तुलना में। तो हमने क्या माना नीसू किसी एक काम को, जो भी काम है, किसी एक काम को नीसू कितने दिन में करती है? x दिन में। तो पिंटू कितने दिन में करेगा? x धन 6 दिन में करेगा। अच्छा, दोनों अगर साथ में मिलके काम करते हैं तो 4 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं। बात समझ में आई क्या? दोनों अगर एक ही साथ काम को शुरू करें तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे? 4 दिन में। तो प्रश्न ये है कि प्रत्येक उस काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? तो हम यहां पर क्या मानेंगे? माना नीसू एक काम को x दिन में पूरा करेगी तथा उसी काम को पिंटू कितने दिन में पूरा करेगा? x धन 6 दिन में। अच्छा, नीसू x दिन में काम को पूरा करेगी, x दिन में उस एक काम को पूरा कर लेगी। तो एक दिन में नीसू कितना करेगी? एक दिन में नीसू द्वारा किया गया काम कितना हो जाएगा? अच्छा, आप सोचो किसी काम को अगर आप 5 दिन में कर लेते हैं, किसी काम को, कोई भी काम है, अगर आप उस काम को 5 दिन में कंप्लीट कर देते हैं तो आप एक दिन में उस काम का कितना भाग करेंगे? 5वां भाग करेंगे। बात समझ में आ रही क्या? अच्छा, एक और उदाहरण मान लीजिए किसी काम को आप 2 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में? 2 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में कितना? किसी काम को आप अगर 2 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/2। 1/2 मतलब आधा। अच्छा, अगर किसी काम को आप 3 दिन में पूरा करते हैं तो एक दिन में कितना? 3/3, 1/3। अगर किसी काम को आप 4 दिन में पूरा करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/4, यानी चौथाई भाग पूरा करेंगे। तो उसी तरह से नीसू अगर एक काम को x दिन में करती है, एक काम को कितने दिन में? x दिन में। तो एक दिन में नीसू द्वारा किया गया काम कितना हो जाएगा? 1/x। बात समझ में आई? अच्छा, पिंटू द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना होगा? 1/x धन 6। ये बात समझ में आ रही क्या? अच्छा, अगर दोनों मिलकर काम करें, दोनों कौन कौन? पिंटू और नीसू दोनों मिलकर काम करें तो दोनों द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना हो जाएगा? एक दिन में नीसू कितना करती है? 1/x काम करती है और ये पिंटू कितना करता है? 1/x धन 6। तो दोनों द्वारा एक दिन में किया गया काम इतना हो जाएगा। दोनों को जोड़ दिया, दोनों द्वारा मिलकर के एक दिन में किया गया काम ये हो गया। लेकिन दोनों उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेते हैं? 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। 4 दिन में एक काम पूरा कर लेते हैं। मतलब एक दिन का काम ये हो गया।
तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा, इसको हम लोग किससे गुणा कर देंगे, 4 से, बराबर एक काम। ये 4 दिन में कंप्लीट कर लिया। क्या कंप्लीट कर रहे हैं, एक काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसको किससे डिनोट करते हैं, 1 से लिखेंगे। बात समझ में आई क्या। अब जब इसको हम लोग हल करेंगे तो हमको वर्ग समीकरण मिल जाएगा। बात समझ में आई क्या। तो चलिए अब इसको हम लोग हल करते हैं। कैसे लिखेंगे, माना एक काम या किसी काम को, एक काम को नीसू कितने दिन में करेगी, यक्स दिन में करती है। नीसू कितने दिन में करती है, यक्स दिन में। इसलिए उसी काम को पिंटू कितने दिन में करेगा, उसी काम को पिंटू कितने दिन में, यक्स धन 6 दिन में करेगा। यक्स धन 6 दिन में करेगा। बात समझ में आई क्या। ये तो प्रश्न के अनुसार हमने लिखा। क्यों, पिंटू को 6 दिन अधिक लगते हैं, किसकी तुलना में, नीसू की तुलना में। तो जब हमने नीसू का मान लिया कि माना नीसू किसी काम को यक्स दिन में कंप्लीट करती है, तो पिंटू कितने दिन में करेगा, यक्स धन 6 दिन में करेगा। तो अब यहां पर हम लोग एक दिन का काम निकाल लेते हैं। नीसू द्वारा एक दिन में किया गया काम बराबर कितना हो जाएगा, 1/x भाग, पूरे काम का 1/x भाग। ये समझ में आए क्या, ये इंपॉर्टेंट चीज है। 1/x कैसे आए, जैसे आप किसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। किसी काम को आप कितने दिन में पूरा करते हैं, 3 दिन में। तो एक दिन में कितना करेंगे, तिहावा, और तिहावा को कैसे लिखेंगे, 1/3। तथा पिंटू द्वारा, किसके द्वारा, पिंटू द्वारा क्या, एक दिन में किया गया काम, किया गया काम पिंटू द्वारा एक दिन का कितना हो जाएगा, 1/x धन 6। तो बात समझ में आ रही। अच्छा, दोनों मिलकर के 4 दिन में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम लोग पहले नीसू का निकालेंगे कि नीसू 4 दिन में कितना काम करेगी। नीसू द्वारा 4 दिन में किया गया काम, 4 दिन में किया गया काम की जगह कार्य भी लिख सकते हैं। अच्छा बताओ, नीसू 4 दिन में कितना काम करेगी, एक दिन में 1/x, तो 4 दिन में। अच्छा, जैसे समझो आप किसी काम को एक दिन में आधा करते हैं, तो 3 दिन में कितना करेंगे, एक दिन में आधा, 1/2, तो 3 दिन में 3 से गुणा कर दिया। तो नीसू जो है, नीसू द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना है, 1/x। तो 4 दिन में किया गया काम कितना हो जाएगा, 4/x। इसको 4 से गुणा करेंगे, 1/x को किससे गुणा करेंगे, 4 से, तो 4 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तथा पिंटू द्वारा, किसके द्वारा, पिंटू द्वारा 4 दिन में किया गया काम, किसके द्वारा, पिंटू द्वारा। कितने दिन में किया गया काम, 4 दिन में। अच्छा, एक दिन में कितना काम करता है पिंटू, 1/x धन 6। इसको जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/x धन 6। परंतु दोनों मिलकर के, परंतु दोनों मिलकर, दोनों मतलब नीसू और पिंटू, परंतु दोनों मिलकर काम को 4 दिन में क्या करते हैं, पूर्ण कर लेते हैं। 4 दिन में क्या कर लेते हैं, पूर्ण कर लेते हैं पूरे काम को। इसलिए अच्छा, ये नीसू का 4 दिन का काम 4/x, और इसका 4 दिन का काम कितना, 4/x धन 6 बराबर कितना, 1। दोनों का 4 दिन का काम मिला के पूरा एक काम कंप्लीट हो गया। अच्छा देखो, यहां हमने क्या लिखा, दोनों का एक दिन का काम,
दोनों द्वारा एक दिन में किया गया काम, चूंकि 4 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं तो 4 का गुणा कर दिया, मतलब वही हुआ। चाहे इस तरह से बना लो, चाहे तो दोनों द्वारा एक दिन में किया गया काम निकाल लो, उसके बाद उसमें 4 का गुणा कर देंगे। बात समझ में आई क्या? तो अब इसमें हम लोग क्या करें, 4 कॉमन ले लें। यहां क्या बचेगा 1/x, यहां क्या बचेगा 1/x धन 6 बराबर कितना हो जाएगा 1। अच्छा यहां बात समझ में आई क्या? हमने यहां पर दोनों का 4 दिन का काम अलग अलग निकाला। आप ऐसे भी हल कर सकते हो। यहां पर क्या लिखा है, निशु द्वारा एक दिन में किया गया काम, पिंटू द्वारा एक दिन में किया गया काम, दोनों द्वारा एक दिन में किया गया काम, उसके बाद उसको 4 से गुणा कर देंगे, पूरा काम हो जाएगा। बात समझ में आ रही क्या? हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और जैसे बता रहे हैं दोनों द्वारा एक दिन में किया गया काम 4 से गुणा कर दिया, पूरा एक काम कंप्लीट हो गया। बात समझ में आई? अब इसको हम लोग हल करेंगे तो यहां से एक वर्ग समीकरण मिलेगा। तो आइए इधर हम लोग इसको हल करते हैं। तो ये 4 यहां पर देखो क्या है, भिन्न है, 1/x धन 1/x धन 6। ये जो ब्रैकेट में है, ये 4 को इधर कर दूं, क्या बराबर किधर कर दूं, बराबर किधर 4 लाओगे तो कितना हो जाएगा 1/4। अच्छा यहां पर देखिए 1/x धन 1/x धन 6, दोनों भिन्नों का हर समान नहीं है, दोनों भिन्नों का हर समान नहीं है। तो हर को कैसे समान करते हैं, या तो आप लसा भी निकालते हैं या तो तिर्यक गुणा करते हैं। तो आइए तिर्यक गुणा करते हैं। x धन 6 गुणे 1 कितना आ जाएगा, x धन 6 प्लस यहां x का गुणा 1 से कितना आ गया, x आ गया, बटे ये दोनों का गुणनफल x गुणे x धन 6। तो बात समझ में आई क्या? यहां अंश देखो कितना हो गया, x धन x कितना हो गया 2x, धन कितना है 6, बटे इसका गुणा कर दो x² प्लस x का गुणा 6 में 6x बराबर कितना 1/4। तो तिर्यक गुणा कर लेते हैं, x² धन 6x गुणे 1, ये इसका तिर्यक गुणा कर लेते हैं, x² धन 6x गुणे 1 कितना आएगा, x² धन 6x आएगा। क्यों? जब इसका गुणा 1 से करोगे तो वही आएगा, बराबर कितना 4 का गुणा ये अंश में, ये अंश कितना है 4 गुणे 2x धन 6, तो 4 का गुणा इसमें करेंगे 4 दूनी 8x धन 4 छंग कितना हो गया 24। तो x² धन 6x, ये 8x इधर लाएंगे -8x, ये 24 को इधर लाए -24 बराबर 0। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, वर्ग समीकरण को मानक स्वरूप में बदल रहे हैं। तो x² ये देखो प्लस 6x -8x कितना आ जाएगा, -2x आएगा। बहुत बार हमने इस तरह से आपको बताया है, जब संख्याओं का चिन्ह विपरीत होता है तो हम लोग बड़ी संख्या का चिन्ह लिखते हैं और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर देते हैं। तो ये देखो 6x प्लस है 8x माइनस है, तो ये बड़ी संख्या इसका चिन्ह माइनस, 8x में 6x निकाल दिया 2x, माइनस कितना 24 बराबर कितना 0। अब देखो वर्ग समीकरण मिल गया और मानक स्वरूप है, यह वर्ग समीकरण का क्या है, मानक स्वरूप है। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे। हमारे पास आपको मालूम है 3 विधियां हैं, एक गुणनखंड विधि है, पूर्ण वर्ग विधि है और सूत्र विधि है। तो यहां आप फ्री हो, यहां आप फ्री हो, स्वतंत्र हो, कोई भी विधि लगा सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग कौन सी विधि यूज करेंगे, गुणनखंड विधि। तो इधर आप लोग वीडियो को पॉज करके इधर लिख लेना, मैं यहां से कंटिन्यू करने जा रहा हूं। तो आइए x² क्या है, x² माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो गुणनखंड विधि द्वारा हल करने जा रहे हैं। ये प्लस है ये माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, मध्य पद का चिन्ह क्या है माइनस, यहां क्या लिख देंगे माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये वाला चिन्ह यहां पर डायरेक्ट आ जाता है। अब देखो ये 24 है, इसका गुणांक कितना 1, 24 1 के कितना हो गया 24। यहां मध्य पद का गुणांक कितना है 2, यहां पर आ गया 2। अब बताओ दो ऐसी संख्याएं जिसका गुणा करने पर 24 और उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो संख्या याद आ गई क्या, कौन सी संख्या होगी 6 और 4। तो बड़ी संख्या हमेशा इधर, छोटी संख्या इधर। तो आइए मध्य पद को यहां से हटाते हैं, x² माइनस कितना 6x,
जो यहां मध्य पद का चरांक होगा, जो मध्य पद का चरांक होगा वही चरांक के दोनों में लगाना है। तो -6x प्लस कितना हो गया 4x माइनस 24 बराबर कितना 0। अब इसके बाद क्या करते हैं, जब मध्य पद को आप स्प्लिट कर देते हैं उसके बाद का काम क्या होता है, जोड़ियां बनाना। तो आइए, ये पहली जोड़ी हो गई, ये दूसरी जोड़ी। इस पहली जोड़ी में क्या कॉमन दिख रहा है, x। तो x माइनस कितना बचा 6। अब दूसरे ब्रैकेट में भी यही आना चाहिए, क्या आना चाहिए, x माइनस 6। तो x आना चाहिए, तो यह हम लोग कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, +4। बात समझ में आई क्या। अब 4 से इसको भाग देंगे तो यहां कितना बचेगा x, माइनस को प्लस से भाग देंगे माइनस, और 24 को 4 से भाग देंगे, 4 6 24। तो एक बार फिर से देखिए, x माइनस 6 कॉमन हो गया, तो हमने x माइनस 6 कॉमन ले लिया। अब फिर बचा क्या, यहां देखो x बचा, -4 बचा, बराबर कितना 0। अब इन दोनों गुणनखंडों का गुणनफल कितना आ गया, 0 आ गया। अब एक बार हम लोग इसको 0 लिखेंगे, एक बार इसको, x माइनस 6 बराबर 0 या x प्लस 4 बराबर 0। यदि यह x माइनस 6 बराबर 0 तो यहां से मिल गया x का मान कितना 6 मिल गया, और यहां से क्या मिल जाएगा, x का मान कितना मिल जाएगा -4। अच्छा, अब मैंने बताया था जब x का मान मिलेगा, और जाहिर सी बात है कि यह क्या है, वर्ग समीकरण है। क्या है, वर्ग समीकरण है, और वर्ग समीकरण के कितने हल होते हैं, 2 हल होते हैं। तो यहां पर x का मान, ऐसा तो कोई मान नहीं है जो असंगत हो। x हमने क्या माना था, x क्या माना था, एक दिन में नीसू द्वारा किया गया काम। तो काम जो किया जाता है ये दिनों, x दिन में एक काम को माना नीसू कितने दिन में करती है, x दिन में। तो दिनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसके लिए x का मान -4 नहीं हो सकता। अब ऐसे लिखेंगे, चूंकि दिनों की संख्या, दिनों की संख्या क्या नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती है। ऋणात्मक नहीं होती इसका मतलब क्या, x इज नॉट इक्वल टू -4, x इज नॉट इक्वल टू -4। दिनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसका मतलब x का मान -4 नहीं हो सकता। अच्छा, तो क्या हो सकता है, x बराबर क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। तो अब प्रश्न में देखिए क्या निकालने के लिए बोला है, उस काम को अकेले पूरा करने के लिए प्रत्येक को कितने दिन लगेंगे। तो नीसू कितने दिन में काम को करेगी, 6 दिन में। अच्छा, पिंटू का एक दिन, पिंटू का वही काम करने का कितने दिन था, x धन 6 था। तो x धन 6 मतलब कितना आ जाएगा, 6 धन 6 कितना 12। तो यहां से मान निकाल लेते हैं हम लोग, फिर दोनों का आंसर लिख देते हैं। तो x बराबर 6 आ गया। x बराबर 6 आने का मतलब क्या, नीसू एक काम को कितने दिन में करेगी, 6 दिन में। पिंटू का कितना है, x धन 6 है, तो x धन 6 का मान निकाल लेते हैं। इसलिए x धन 6 बराबर कितना, x का मान अभी आपने निकाला, कितना निकाला 6, तो 6 धन 6 बराबर कितना आ गया 12। तो अब क्या लिखेंगे, अतः नीसू एक काम को कितने दिन में, 6 दिन में करती है। एक काम को कितने दिन में करती है, 6 दिन में करती है। तथा उसी काम को पिंटू उसी काम को कितने दिन में, 12 दिन में करता है, 12 दिन में करता है। तो प्रश्न समझ में आ गया, ये किस तरह से हम लोगों ने हल किया, बात समझ में आ गई क्या, समझ में आ गया है तो अब आप इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न कौन सा है, 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या है, संख्या 460 को किस प्राकृतिक संख्या से भाग देने पर भागफल भाजक के 5 गुने से 6 अधिक तथा शेषफल 1 आता हो तो भागफल तथा भाजक कितना होगा। तो यहां पर आपका प्रश्न दिख रहा होगा, पहले आप प्रश्न को नोट कर लीजिए, और अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक से आप प्रश्न को लिख लीजिए। तो प्रश्न एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूं, संख्या 460 को 460 को किस प्राकृतिक संख्या से भाग देने पर भागफल
भाजक के 5 गुने से 6 अधिक, भागफल जो है भाजक के 5 गुने से 6 अधिक तथा शेषफल 1 आता हो तो भागफल तथा भाजक कितना होगा। तो आपको मालूम है क्या, जब हम कोई डिवीजन प्रोसेस करते हैं, जब किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल आता है और शेषफल भी आता है। शेषफल हो सकता है कभी कभी 0 आए या फिर शेषफल कोई संख्या आ सकती है। तो कौन सी ये जो भाज्य है, भाजक है, भागफल है और शेषफल है, ये स्थान मालूम है क्या, कौन सी चीज कहां पे रहती है। तो आइए देखते हैं कौन सी चीज कहां पे रहती है। यहां पर क्या होता है, भाज्य, यहां पर क्या होता है, भाजक, जिस संख्या से भाग देते हैं भाजक। यहां पर क्या आता है, भागफल, और यहां पर नीचे क्या बचता है, शेषफल। तो बात समझ में आ गई क्या, सबका स्थान मालूम हो गया क्या। यहां पर जो संख्या लिखी रहती है उसको क्या बोलते हैं, भाज्य, जिस संख्या से भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक, जो यहां पर आता है वो क्या होता है, भागफल, जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, शेषफल। तो इसमें प्रश्न में संख्या 460 को किस प्राकृतिक संख्या से भाग देने पर, संख्या 460 को किस प्राकृतिक संख्या से भाग देने पर, मतलब ये जो 460 है ये क्या है, 460 क्या है, भाज्य है। अब प्रश्न में बोल रहा है कि संख्या 460 को किस प्राकृतिक संख्या से भाग देने पर मतलब भाजक की बात हो रही। तो भाजक बोल रहा है क्या होना चाहिए, पहली बात तो प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। 460 को किस प्राकृतिक संख्या से भाग देने पर, तो मान लिया जो भाजक है इसको हमने यक्ष मान लिया, माना भाजक क्या है, यक्ष है। और दूसरी चीज क्या ध्यान में रखेंगे, इसमें बोला है कि 460 को किस प्राकृतिक संख्या से भाग देने पर, किस प्राकृतिक संख्या से भाग देने पर, मतलब ये जो भाजक है ये प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। तो 460 को किस प्राकृतिक संख्या से भाग देने पर भागफल के बारे में अब बता रहे, भागफल भाजक के 5 गुने से 6 अधिक, भागफल क्या आना चाहिए, भाजक के 5 गुने से 6 अधिक। तो भाजक क्या हमने माना, यक्ष, भागफल क्या आना चाहिए, भागफल किसके बराबर आना चाहिए, भाजक के 5 गुने से। तो भाजक का 5 गुना कितना हो गया, 5 यक्ष हो गया। अरे भाजक यक्ष है तो इसका 5 गुना, 5 से गुणा कर दिया। भागफल क्या होना चाहिए, भाजक के 5 गुने से 6 अधिक, 6 जोड़ दिया, तथा शेषफल 1 हो। अगर शेषफल 1 आता हो तो क्या ज्ञात करना है, भागफल तथा भाजक कितना होगा। प्रश्न समझ में आ गया। तो चलिए, अच्छा इसमें एक सूत्र भी लिखते हैं, भाज्य बराबर क्या, भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या लिखते हैं, शेषफल लिखते हैं। बात समझ में आई क्या। इसी में हम लोग मान रखेंगे सबका तो हमको वर्ग समीकरण मिल जाएगा। तो आइए यहां पर मान लेते हैं, माना भाजक, माना भाजक क्या है, माना भाजक यक्ष है। अब यहां पर क्या आपको ध्यान रखना है, ये जो भाजक है ना प्रश्न में दिया है ये प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। चलिए अब भाजक क्या मान लिया, यक्ष। तो प्रश्न के अनुसार भागफल कितना इसमें दिया है, भाजक के 5 गुने से 6 अधिक। तो भागफल क्या हो जाएगा, भाजक का 5 गुना प्लस 6, भाजक के 5 गुने से 6 अधिक। और शेषफल कितना दिया है, शेषफल तो 1 दिया है। बात समझ में आ गई क्या। अच्छा इस पूरे प्रश्न में भाज्य क्या है, अरे 460 है। बात समझ में आई। अब ये हम लोग सूत्र लिख देते हैं, भाज्य बराबर क्या, भाजक गुणे भागफल प्लस क्या हो जाएगा, प्लस शेषफल। बात समझ में आई क्या। भाज्य क्या है बताओ, 460, भाजक क्या है, यक्ष, गुणे भागफल कितना है, 5 यक्ष धन 6 प्लस शेषफल कितना है,
1 है। तो चलिए इसको गुणा कर देते हैं। 460 बराबर यक्स का गुणा इसमें करेंगे 5x में, तो कितना आ जाएगा 5x स्क्वायर। यक्स का गुणा 6 में करेंगे 6x प्लस कितना हो गया 1। इस +1 को इधर कर दो, कितना आ गया 460 माइनस 1 बराबर 5x स्क्वायर प्लस 6x। तो यहां पर माइनस करेंगे कितना आएगा, तो चलिए इधर मैं रफ कर दे रहा हूं। चलिए बाएं पक्ष दिख रहा है क्या, 460 माइनस 1 कितना आ जाएगा 459। कितना आ गया 459 बराबर कितना 5x स्क्वायर प्लस 6x, 5x स्क्वायर प्लस 6x। अब इसको कौन से स्वरूप में लिखना है, वर्ग समीकरण के मानक स्वरूप में। तो इसको हम लोग इधर कर ले रहे हैं, यहां क्या बचेगा 0। 5x स्क्वायर प्लस 6x, ए वाला संख्या ए वाली संख्या ए वाला पद जब इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा 400 कितना 59। अर्थात जो वह समीकरण हमको मिला 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 459, ये किसके बराबर आया 0 के बराबर। अब ये वह समीकरण हमको मिल गया। अब इसको हल करके किसका मान ज्ञात करना है, हमको मान ज्ञात करना है यक्स का। बात समझ में आ रही क्या। अब यक्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए इसको क्या करते हैं गुणनखंड विधि से कर लेते हैं। ये प्लस है माइनस, प्लस इंटू माइनस यहां क्या आ जाएगा माइनस। मध्य पद का चिन्ह क्या है प्लस है, मध्य पद का चिन्ह प्लस, तो प्लस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस क्या आ रहा है माइनस। ये वाला चिन्ह यहां पर डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग। तो चलिए 459 गुणे 5, ये दोनों का गुणा करते हैं ना, तो कितना हो जाएगा 459 गुणे 5। गुणा किया नहीं, लेकिन गुणा के रूप में मैंने लिख दिया। बात समझ में आई, 459 गुणे 5। अच्छा मध्य पद क्या है 6 है, तो यहां लिख दिया 6। अब जरा ध्यान से देखो, जो आपको दो संख्याएं मिलेंगी, एक प्लस में दूसरी किस में माइनस में। तो जब संख्याओं का चिन्ह विपरीत होता है तो घटाते हैं, मतलब दोनों संख्याओं को घटाकर कितना लाना है 6 लाना है। तो देखो यहां पर संख्या बड़ी है, इसके लिए ऐसे ओरली हम लोग नहीं सोच पाएंगे, तो इसमें हमको मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। मेथड कैसे अप्लाई करेंगे, इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड मतलब अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो आइए इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो आप लोग इधर कंप्लीट कर लो, मैं इधर से कंटिन्यू कर रहा हूं इसको। किसका अभाज्य गुणनखंड, ये दोनों संख्याएं निकालने के लिए। अब संख्या चूंकि बड़ी है, इसके लिए ऐसे ओरल सोच पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग मेथड अप्लाई करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। किसका 459 का। 459 कौन सी संख्या से कट जाएगी, ये कौन सी 3 से कटेगा, तो चलिए 3 से कट कर देते हैं। 3 1 के 3, 3 5 15, 3 3 9। अब फिर ये संख्या 3 से कटेगी, 3 5 15, 3 1 के 3। फिर ये संख्या 3 से कट जाएगी, 3 1 के 3 7 21 हो गया बराबर ना। फिर ये 17 किससे कटेगा, तो 17 से ही कटेगा, 17 1 के 17। तो एक इसका गुणनखंड आया 459 का गुणनखंड कितना हो गया 3 3 3 और क्या 17। ये देखो 5 से हमने गुणा नहीं किया था, हमने डायरेक्ट ऐसे गुणे 5 लिख दिया था, तो एक गुणनखंड वो भी हो जाएगा। अब आपके पास देखो इतनी संख्याएं हो गई, कितनी संख्याएं हो गई 1 2 3 4 5, लेकिन हमको संख्या कितनी चाहिए, हमको तो 2 ही संख्या चाहिए, और ऐसी 2 संख्या चाहिए जिसका अंतर कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। तो इसमें हम लोग जरा संख्याएं बनाते हैं जिसका अंतर कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो देखो 3 3 9 9, ये 3 3 9, 9 5 कितना हो जाएगा 45, और क्या बच गया 17 और 3, 17 3 कितना हो गया 51 हो गया। तो देखो 51 और 45 का अंतर आ रहा है 6, मतलब पहली बार में हमको दोनों संख्याएं मिल गई 51 और कितना 45। ये दोनों का गुणा करेंगे ना तो इसके गुणनफल के बराबर आ जाएगा। तो हमको ये वाली शर्त चेक करने की जरूरत नहीं है, ये वाली शर्त चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका ही तो गुणनखंड हमने लिखा है, तो गुणा तो वही आएगा गुणा करने पर। बस देखना क्या है
कि अंतर 6 होना चाहिए। तो संख्याएं मिल गई, कौन सी संख्या? 51 और 45। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? मध्य पद को हटाएंगे। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। तो चलिए यहां से मध्य पद को हटा देते हैं। कितना आ गया? 5x² प्लस कितना? 51x माइनस कितना? 45x। कितना? 45x माइनस कितना? 459 बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। अच्छा, इधर कुछ देखने में प्रॉब्लम है, तो अब मैं इसको थोड़ा इधर लिख दे रहा हूं। ये दोनों का ऐसे जोड़ी बना लिया, इसकी जोड़ी बना लिया। तो 5 और 51, 5 और 51 में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन है क्या? नहीं कॉमन है। तो चलिए यक्स तो कॉमन दिख ही रहा है ना, यक्स कॉमन ले लेते हैं। बचा कितना यहां पर? 5x। यहां पर कितना? 51 बचेगा। बात समझ में आई क्या? अच्छा, अब इन दोनों में हम लोग बताओ क्या कॉमन लेंगे? तो चलिए इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं। यहां ये दोनों में हमने कॉमन क्या लिया था? यक्स कॉमन लिया था। तो बचा क्या था यहां पर? 5x धन 51। यहां दूसरे ब्रैकेट में क्या आना चाहिए? जो पहले ब्रैकेट में आया है वही आना चाहिए। तो देखो यहां पर 45 है। क्या है? 45 है। तो 45 को किससे भाग देंगे? 5 आ जाएगा। 9 पचे 45, 9 ले लेंगे, लेकिन -9 लेंगे। क्यों? इसमें देखो प्लस है, तो जब माइनस निकालेंगे तो दोनों जगह पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो 9 कॉमन ले लिया, माइनस को माइनस से भाग देंगे, प्लस 9 पंचे 45, 5x। इस माइनस को इस माइनस से भाग देंगे, प्लस 459 को 9 से भाग दे दीजिए। कितना आएगा? 9 पचे 45, 9 एक्के 9। बात समझ में आई क्या? तो एक बार फिर देखिए, कॉमन है, ये दोनों पदों में दिख रहा है क्या? 5x प्लस 51। तो चलिए यहां से कंटिन्यू करते हैं। 5x प्लस 51 को कॉमन ले लिया, तो बचा क्या यहां पर? x माइनस 9, x माइनस 9 बराबर 0। अब इन दोनों गुणनखंडों का गुणनफल क्या है? 0। तो एक एक गुणनखंड को क्या करेंगे? 0 के बराबर करेंगे। 5x धन 51 बराबर 0 या x माइनस 9 बराबर 0। तो यहां से जब आप x का मान निकालेंगे तो 5x बराबर, ये प्लस 51 इधर जाएगा, माइनस 51 हो गया। x बराबर माइनस 51 बटे कितना आ गया? 5। एक तो x का मान यह आ गया, और यहां से x का मान क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब हमको प्रश्न के अनुसार ये देखना है कि इसमें कौन सा मान संगत है, कौन सा मान असंगत है। बहुत बार क्या होता है? दोनों मान संगत होता है, मतलब दोनों मान कंसीडरेबल होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक मान हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते, मतलब उसको बोलते हैं असंगत मान। तो देखिए, माना भाजक क्या है? यक्स है, और मैं आपको बताया था भाजक क्या बोला है? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक होती है क्या? नहीं होती। ऋणात्मक भी नहीं होती, भिन्नात्मक भी नहीं होती है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? चूंकि भाजक प्राकृतिक संख्या है। भाजक क्या है? प्राकृतिक संख्या है, इसलिए x इज नॉट इक्वल टू -51/5। तो भाजक क्या है? प्राकृतिक संख्या है, इसलिए ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो ऋणात्मक नहीं होगा तो x का मान क्या हो जाएगा? बताओ, 9। अच्छा, x का मान 9 हो गया, तो 9 मतलब क्या मिला? भाजक मिल गया 9। बात समझ में आ रही क्या? भाजक कितना मिल गया? 9। और भागफल भी इसमें निकालना है। क्या निकालना है? भागफल। तो इधर आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके उधर लिख लेना, मैं उधर से कंटिन्यू करूंगा। अच्छा, भागफल भी निकालना है, भाजक तथा भागफल। तो यहां से आपको समझ में आया क्या? भाजक मिल गया, भाजक x है और x का मान 9 है, अर्थात हमारा भाजक कितना होगा? 9 होगा। अच्छा, भागफल क्या था? भागफल आपको याद है क्या? भागफल कितना था? भाजक के 5 गुने से 6 अधिक था, तो इसमें x का मान रख दो 9। तो कितना हो गया? 5 9 45, 5 9 45 धन 6, कितना आ गया? 51 आ गया। भागफल कितना आ गया? 51। अब आंसर कैसे लिखेंगे? अतः भाजक 9 तथा भागफल कितना? 51 है। बात समझ में आई क्या?
अच्छा आंसर, अब हम आंसर कैसे चेक करेंगे कि हमारा आंसर राइट है कि रॉन्ग है। अच्छा संख्या कौन सी दी थी 460, भाजक क्या आया आपका 9 आया। अब 9 से इसको भाग दो, 9 से इसको भाग दो, देखो शेषफल 1 आ रहा है क्या, तो कितना आ गया 9 पंचे कितना 45, 1 बचा यहां पर 0 लाए, 9 के 9, 10 में से 9 गए कितना, देखो शेषफल आ रहा है ना, भाजक 9 है, भाजक कितना 9 है, इसके 5 गुने से 6 अधिक है क्या है, इसके 5 गुने से 6 अधिक है क्या, 9 पचे 45, इसका 5 गुना कितना 45, 45 में 6 जोड़ेंगे कितना 51, अर्थात हमारा आंसर क्या है बराबर है। तो वीडियो को पॉज करो और सॉल्यूशन को लिख डालिए। तो आइए बच्चों देखते हैं इस प्रश्न संग्रह का आखिरी प्रश्न। आखिरी प्रश्न मतलब 10वां प्रश्न। तो 10वां प्रश्न क्या है, संलग्न समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर CD, उसका क्षेत्रफल 33 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आकृति में दी गई जानकारी के आधार पर दी गई कृति को पूर्ण करो तथा चतुर्भुज के चारों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करो। तो यह प्रश्न क्या है, एक्टिविटी प्रश्न है, एक्टिविटी कृति प्रश्न है, मतलब आपको हल दिया रहेगा, बीच बीच में कुछ टर्म कुछ हल जो है मिस रहेगा, उसको हमको सॉल्व करके भरना होता है। तो फिलहाल हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे और कृति आप लोग पूर्ण कर लेना। तो ओके, तो क्या दिया है, ये जो चतुर्भुज है ना समलंब चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। तो क्या आप बता सकते हैं समलंब चतुर्भुज क्या होता है। अच्छा ये दोनों भुजाएं बराबर दी गई हैं, AD और BC बराबर दिया है। तो बताइए समलंब चतुर्भुज क्या होता है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी एक जोड़ी सम्मुख भुजाएं समांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। बात समझ में आई क्या। ऐसा चतुर्भुज जिसकी एक जोड़ी सम्मुख भुजाएं क्या हो समांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। अच्छा तो इसमें समांतर क्या है, AB समांतर क्या CD। बात समझ में आई क्या, AB समांतर CD दिया है। तो देखो इस चतुर्भुज ABCD की एक जोड़ी सम्मुख भुजाएं समांतर है। कौन सी भुजा, AB समांतर किसके, CD के, अतः यह क्या है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज समझ में आ गया क्या। अच्छा यदि किसी समलंब चतुर्भुज में असमांतर भुजाएं बराबर हो, कौन सी असमांतर भुजाएं अगर बराबर हो तो उसको बोलते हैं समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। बात समझ में आ गई क्या। ये एक्चुअली क्या दिया है, ये समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है। क्यों, ये देखो BC बराबर किसके दिया, AD की। यदि किसी समलंब चतुर्भुज में असमांतर भुजाएं बराबर हो तो उसको कहते हैं समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। तो चलिए इसमें क्या निकालना, ये जो समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज दिया है ABCD, इसमें AB की माप कितना है x है, BC की माप x माइनस 2 है। तो BC की माप x माइनस 2 है तो AD की माप x माइनस 2 हो जाए। और ये DC CD की माप दिया है 2x प्लस 1। और ये देखो यहां से लंब है, तो ये जो लंब है ना इसकी ऊंचाई हो जाएगी। बात समझ में आई क्या। इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 33, कितना दिया है 33 वर्ग सेंटीमीटर। मतलब ये भुजाओं, ये जो भुजाएं हैं ना इसकी इकाई सब सेंटीमीटर में है। बात समझ में आ गई क्या। तो यह जो समलंब चतुर्भुज है, तो आइए इधर हम लोग हल लिखते हैं। चतुर्भुज ABCD यह क्या है, एक समद्विबाहु क्या है, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। अच्छा इस समलंब चतुर्भुज में AB किसके समांतर दिया है, CD के समांतर दिया है। अच्छा प्रश्न में थोड़ा सा गलती नहीं है, समद्विबाहु समलंब नहीं लिखा है, समद्विबाहु शब्द का यूज नहीं किया है, लेकिन देखो डायग्राम में ये बनाया है, ये भुजा इसके बराबर। तो ये जो समलंब चतुर्भुज है ना ये समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। बात समझ में आया ना, परिभाषा आपको अभी बताया ना। किसी समलंब चतुर्भुज में यदि
असमांतर भुजाएं बराबर हो तो उस समलंब चतुर्भुज को हम लोग समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। तो इसमें ए बी बराबर क्या है, सी डी है। ए बी बराबर क्या, सॉरी ए बी समांतर सी डी, और ए डी किसके बराबर, बीसी के, और बीसी का मान कितना दिया है, यक्स माइनस 2। सारी भुजाएं जो भुजाएं दी गई है उसका यूनिट इकाई क्या है, सेंटीमीटर है। अच्छा, बाकी CD का मान दिया है 2x प्लस 1, CD बराबर क्या दिया है, 2x प्लस 1 सेंटीमीटर। अच्छा, AM क्या दिया है, AM बराबर दिया है x माइनस 4। और इसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, इस चतुर्भुज का, तो चतुर्भुज ABCD, इसका क्षेत्रफल यहां A लगा दो ना, A मीन्स एरिया, इस चतुर्भुज का एरिया कितना दिया है, 33 वर्ग सेंटीमीटर, 33 वर्ग सेंटीमीटर। अच्छा, क्या आपको सूत्र याद है क्या, 8वीं में आपने पढ़ा है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल किस सूत्र से निकालते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, आइए पहले सूत्र लिख देते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे क्या, समांतर भुजाओं का योगफल। तो समांतर भुजाएं क्या है, ए बी है, ए बी और सी डी, यही ना, दोनों समांतर भुजाएं हैं ए बी और सी डी। तो समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितना है, कौन सा रेखाखंड ऊंचाई बता रहा है, एम, गुणे एम हो गया। बात समझ में आई क्या। तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है, तो चतुर्भुज के चारों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करो। तो चलिए, लंबाई, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो कौन सा समलंब चतुर्भुज दिया है, ए बी सी डी, क्षेत्रफल यहां ए लिख दिया, 1/2 गुणे ए बी, ए बी का मान बताओ, ए बी का मान कितना दिया है, x, धन, धन क्या, सी डी, सी डी का मान 2x प्लस 1 गुणे एम, एम का मान कितना दिया है, x माइनस 4, यहां मैंने लिख दिया। समझ में आ रहा है क्या ये। तो चलिए, ये देखो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया है, यहां देखो मैंने लिखा है कितना, 33, तो यहां लिख दिया 33 बराबर, ये देखो 1/2 है, 1/2, ये देखो पूरा गुणे में है, गुणे में है तो इधर आएगा, इधर देखो 1/2 है तो इधर आया, इधर गुणा हो गया, इधर क्या बचा, x धन 2x धन 1, तो x धन 2x कितना हो जाएगा, 3x धन 1, गुणे में क्या है बताओ, x माइनस 4। आइए अब इसका गुणा कर लेते हैं हम लोग, 3x का गुणा इस कोष्टक में, 3x गुणे कितना, x माइनस 4, प्लस 1 का गुणा इस कोष्टक में, x माइनस 4, बराबर कितना, 33 दूनी कितना हो गया, 66 हो गया। तो आइए अब इसका गुणा करते हैं, 66 बराबर 3x का गुणा x से कितना, 3x स्क्वायर, ये 3x का गुणा 4 से, 3 चौक 12x, प्लस 1 का गुणा x से 1x, 1 का गुणा 4 से 4 हो गया। तो आइए अब डायग्राम की जरूरत नहीं है, यहां से डायग्राम को मैं रफ कर दे रहा हूं। अच्छा, अब यहां देखिए 3x स्क्वायर, अच्छा इधर बाईं ओर क्या है, 66 है, 66 बराबर कितना, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, यहां देखो माइनस 12x प्लस x, ये बार बार अभी बताने की जरूरत नहीं है ना, इसको कैसे हल करेंगे, दोनों संख्याओं का चिन्ह क्या है, विपरीत चिन्ह है, तो कितना आ जाएगा, -11x, यहां पर कितना, -4। तो चलिए इसको हम लोग ऐसे लिख दे रहे हैं, 66 को उधर कर ले रहे हैं, इधर क्या आ जाएगा, 0, 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 4, ये देखो इधर प्लस 66 है, इधर जाएगा तो -66 हो गया, तो यहां से कितना आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस कितना, दोनों का एक ही चिन्ह है, चिन्ह सहित जोड़ लेंगे, बराबर कितना, 0, तो 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 70 बराबर कितना हो गया, 0। तो आपको वर्ग समीकरण मिल गया और मानक स्वरूप में मिल गया। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे और x का मान निकाल लेंगे। तो चलिए इधर आप नोट कर लीजिए, फिर इसको कंटिन्यू हम लोग करते हैं।
तो यहां से गुणनखंड विधि से ही हम लोग हल करते हैं इसको। ये देखो प्लस है, ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, मध्य पद का चिन्ह क्या है माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या प्लस, ये वाला चिन्ह यहां आ गया माइनस, ये 70 गुणे 3 कितना 70 गुणे 3, या अच्छा यहां पर देखो गुणा करके भी लिख सकते हैं या ऐसे गुणे में लिख दिया, 7 तरीके का 210 आएगा, या तो आप 210 भी लिख सकते हैं या तो ऐसे गुणे में ही लिख दीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। अच्छा मध्य पद क्या है यहां पर 11 है। अच्छा जो दो संख्याएं मिलेंगी, एक प्लस में दूसरी किस में माइनस में, मतलब दोनों का अंतर कितना होना चाहिए 11 होना चाहिए। अब अगर संख्या आप नहीं सोच पा रहे हैं तो मैंने बताया इसका क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो इधर आप लिख डालना, यहां से इसको कंटिन्यू कर रहा हूं। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। किसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, यहां ये गुणनखंड तो 3 है, 70 का निकाल लेते हैं। 70 2 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 35, फिर ये 5 से कटेगा 7, यहां पर 7 1 के 7। अब देखो आपके पास संख्याएं हो गई, कौन कौन सी संख्या 2 5 7, 2 5 7, एक देखो 3 यहां लिखा है बराबर ना। अब संख्याएं कितनी है 1 2 3 4, आपको कितनी संख्या चाहिए 2 संख्या चाहिए। ये चारों संख्या को, इन चारों संख्याओं को 2 संख्या में बदलना है, लेकिन किस तरह से बदलना है, दोनों का अंतर, एक प्लस एक माइनस में संख्या मिलेगी ना, तो दोनों का अंतर कितना आना चाहिए 11 आना चाहिए। तो यहां पर देखो कैसे हम लोग बनाएंगे, ये देखो 2 5 10 हो गया, 7 तिरिक कितना हो गया 21, 21 और 10 का अंतर 11 आएगा, मतलब बराबर है ना संख्या, तो बड़ी संख्या इधर 21, छोटी संख्या यहां पर। तो आइए इसका मध्य पद हम लोग हटाते हैं, मध्य पद हटाते हैं। क्या है हमारा वह समीकरण क्या है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस क्या 11x, इसी को हम लोग हटाएंगे और इसकी जगह पर ये दोनों संख्याएं लिखेंगे, लेकिन चरांक के साथ में लिखेंगे। माइनस 21x, माइनस कितना 21x, प्लस क्या 10x, प्लस ये क्या है माइनस है, सॉरी दिस इज माइनस, माइनस 70, माइनस 70 बराबर कितना हो गया 0। अब इसके बाद क्या करेंगे जोड़ियां बनाएंगे, देखो जोड़ियां बन गई, तो 3 और 21 में क्या कॉमन है 3, x स्क्वायर और x में क्या कॉमन है x, अब 3x कॉमन लेंगे तो यहां x बचेगा। अच्छा जब कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में आप कैसे लिखते हैं, इसी कॉमन वाले फैक्टर से इसको हम लोग भाग देंगे। ये देखो 3x स्क्वायर, 3x से भाग दे दिया, 3 1 के 3, एक x कट गया 1x बचा ना, 1 लिखने की जरूरत नहीं, x माइनस भाग देना है, 21x को 3x से भाग देना है, 3 7 21, x से कट गया। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या आना चाहिए जो पहले ब्रैकेट में आया है, पहले ब्रैकेट में क्या है x माइनस 7, पहला पद x, तो यहां पर x बचेगा कब जब हम लोग 10 कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर x बच गया, माइनस को प्लस से भाग देंगे, माइनस 10 7 70। बात समझ में आई क्या, फिर से देखो कॉमन क्या दिख रहा है, यहां पर कॉमन क्या दिख रहा है x माइनस 7, बचा क्या यहां पर 3x प्लस 10 बराबर कितना 0, तो x माइनस 7 बराबर 0 या 3x धन 10 बराबर कितना 0। यहां से x का मान क्या आ गया 7, अरे माइनस 7 इधर कर दिया प्लस 7 हो गया, तो x का मान 7। अच्छा यहां से देखो 3x बराबर कितना माइनस 10, प्लस 10 को इधर कर दिया माइनस 10, तो x बराबर बताओ माइनस 10, इस 3 को इधर कर दिया बटे 3 हो गया, तो x का 2 मान प्राप्त हो गया, एक मान 7, दूसरा मान माइनस 10 बटे 3। अब फिर से वही काम करना है, इन दोनों मानों को चेक करना है, क्या करना है चेक करना है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई एक मान असंगत तो नहीं है, एक मान इसमें असंगत दिख रहा है, किसको किसको दिख गया, चलिए दिख गया तो बोलिए कौन सा मान असंगत है, x बराबर माइनस 10 बटे 3, यह मान असंगत है। क्यों, उसमें देखो जो डायग्राम बना था उसमें एक भुजा का मान x दिया है, डायग्राम दिखा क्या आपको,
ऊपर देखो ए बी का मान कितना दिया था, मैंने यहां पे लिखा नहीं शायद, इसको यहां पे आप मेंशन कर लेना। ए बी बराबर कितना दिया है, यक्स दिया है, बराबर ना। ए बी बराबर कितना दिया है, यक्स दिया है। तो यक्स ए बी क्या है, ए बी तो कोई रेखाखंड है, और यक्स क्या है, उस रेखाखंड ए बी की लंबाई है, और लंबाई ऋणात्मक होती है क्या, नहीं होती है। तो इसका मतलब यह मान क्या है, असंगत है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, चूंकि लंबाई ऋणात्मक नहीं होती, लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है, लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए यक्स का मान -10/3 नहीं हो सकता, बराबर ना। तो फिर यक्स का मान क्या हो सकता है, यक्स का मान क्या हो सकता है, 7, इसलिए यक्स बराबर कितना, 7। अच्छा, यक्स का मान तो नहीं निकालना था, निकालना क्या था, चतुर्भुज के चारों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करो। तो चलिए चारों भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। पहली भुजा क्या, ए बी, ए बी बराबर क्या दिया है, यक्स, डायग्राम में देखो ए बी कितना, एक्स, और यक्स का मान कितना, 7, तो 7 सेंटीमीटर। अच्छा, दूसरी भुजा देख लेते हैं, सी डी, यहां देखो दो भुजाएं बराबर हैं। अच्छा, ये AD और BC बराबर है, तो इसको बाद में निकालते हैं, पहले CD निकाल लेते हैं। CD बराबर कितना दिया है, 2x + 1, तो इसमें मान रख देते हैं 2 गुणे यक्स, यक्स का मान कितना, 7, धन कितना, 1, 2 × 14, 1 कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। बात समझ में आई क्या। तो दो भुजाएं निकल गई, बाकी की दोनों भुजाएं बराबर हैं। कौन कौन सी भुजा बराबर है, AD बराबर BC, कितना है, x - 2, x - 2, यक्स का मान कितना, 7, -2 मतलब 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई क्या। तो यही आपको ज्ञात करना था। तो अब आप सॉल्यूशन को लिख डालिए। ए बी बराबर आ गया 7, और CD बराबर आ गया 15, और AD बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, आंसर बराबर है। अब आप प्रश्न को लिख डालिए। तो इस तरह से हमारा प्रश्न संग्रह 2.6 खत्म हो गया। अब अगले लेक्चर में हम लोग इसमें जो प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह दिया है उसके प्रश्न हल करेंगे, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।